सो वेलकम टू द स्टेप 10 ऑफ 40 डेज टू फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम बात कर रहे हैं राहुल की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, 18 साल का लड़का है, पर उसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग सीखने की क्या जरूरत है। अब ये फाइनेंशियल लेवरेजिंग जो लिखा है ये आपका लाइफ में बहुत काम आने वाला है। अब लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है, आज इसे हम डिटेल में समझेंगे। हमने बात करी थी कि राहुल को कुछ इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं जो उसके आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट लेना, उधार पे पैसे लेना, लोन लेना, इसकी क्या जरूरत है। सी देखिए, जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो बेसिकली आपको तीन तरीके समझ आएंगे। मैं तीनों तरीके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहला और सबसे जो आसान तरीका लोगों को समझ आता है वो ये होता है कि पैसा कमाओ, अर्न करो और अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करो, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। सो ये तरीका ज्यादातर लोग समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि हमें पैसे कमाने, हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप लोन पर पैसा लो। अब हमें खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में क्लियरली बचपन से समझाया जाता है कि लोन बेकार चीज है, लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लोगे तो एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे, लोन लोगे तो बस ईएमआई देते हुए रह जाओगे, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये सारी बातें जो आपने सुनी है ये सही है, पर किस सिनेरियो में इसे भी हम समझेंगे। और तीसरा तरीका होता है कि आप किसी को अपने साथ पार्टनर बना लो और इन्वेस्टमेंट ले लो। अब ये इन्वेस्टमेंट जब हम लेते हैं तो बेसिकली आपने सुना होगा कि हम इक्विटी के बदले में इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब ये क्या होता है इसे भी हम आज समझेंगे। तो लेवरेजिंग इसका मतलब क्या है, सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेजिंग को समझते हैं। तीन तरीके आपने समझ लिए। देखिए एग्जांपल के लिए, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है। अब इस बिजनेस आइडिया में आपको ऐसा लगता है कि 100% की रिटर्न आ सकती है अगले 6 महीने के अंदर। आप कहोगे यार ये तो बहुत कमाल की चीज है, 100% मतलब पैसा डबल हो जाएगा। सो अगर आपके लिए एग्जांपल के लिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक बिजनेस करेंगे इसमें 10 लाख लगेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट है इसमें 10 लाख रुपए लगेंगे, और मुझे कन्विक्शन है, इस बिजनेस आइडिया के ऊपर कन्विक्शन है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कन्विक्शन है कि भाई 6 महीने के अंदर ये 10 लाख रुपया 20 लाख रुपए हो जाएगा। सो आपको यार ये तो बहुत कमाल की चीज है। बट लेवरेजिंग कहां से काम आती है? लेवरेजिंग तब काम आती है जब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, आप नंबर 1 आप लोन ले सकते हो। अगर आप लोन लेते हो तो क्या हो सकता है, लोन लेके हो सकता है आपके वाले 10 लाख थे, आपने बैंक से 40 लाख का और लोन ले लिया, अब आपके पास हो गए 50 लाख रुपए। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल एक नहीं दो दूंगा, तो मैं आपको दो रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं। सो 50 लाख रुपए हो गए आपके पास। और अगर मान लेते हैं आपका आइडिया काम किया और 6 महीने के अंदर ये 50 लाख रुपए हो गए 1 करोड़ रुपए, तो आपने बैंक के 40 लाख रुपए उन्हें वापस कर दिए और कुछ ब्याज भी दे दी, और आपके 10 लाख रुपए आपके पास थे, है ना। तो माइनस कर लेते हैं इन 1 करोड़ रुपए में से। सबसे पहले तो बैंक के आपको 40 देने, है ना, और 10 तो आपके पास थे, बचे 50। कुछ इंटरेस्ट वगैरह दोगे तब भी आपके पास तकरीबन 40-45 लाख रुपए ज्यादा बच जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब ये कितने गुना हो गया, यहां पर आप कमा रहे थे 10 लाख और मैं कहता हूं आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट में भी पैसा मिला, तब भी आपने 10 की जगह कमा लिया 40 लाख। ये होता है लेवरेजिंग का फायदा। आपने यहां पर, जब मैं लोन की बात कर रहा हूं, आपने अश्विनी ग्रोवर जी का नाम सुना होगा। उन्होंने जोमेटो के आईपीओ में पैसा लगाया, आपको पता लगा उनको प्रॉफिट हुआ। भाई जब आईपीओ में हम पैसा लगाते हैं तो रिस्क डेफिनेटली होता है, बट अगर लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिल गए तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। उन्होंने, आपने सुना होगा कि एक उनकी कॉन्वर्सेशन भी बहुत वायरल हुई थी जब वो किसी कोटक के एम्प्लॉय से बात कर रहे थे और कोटक ने उनका लोन रिजेक्ट कर दिया था। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। Are you drunk sir by any chance? अब कोटक से वो लोन क्यों ले रहे थे, क्योंकि उन्हें नाइका के आईपीओ में पैसा लगाना था। आपको अगर ध्यान हो तो उसमें लिस्टिंग गेन मिला था। तो अगर वो बैंक से एग्जांपल के लिए 500 करोड़ रुपए उठा लेते, और 500 करोड़ होता है 50 करोड़ होता है, एग्जांपल के लिए अमाउंट है, बट 500 करोड़ उठाया बैंक का, और अगर वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, मैं कहता हूँ 500 का आप कहते हो 800 करोड़ भी हो गया, तो बैंक के 500 वापस किए, कुछ इंटरेस्ट दिया, भाई 250-300 करोड़ रुपए बच गया। आप कहोगे क्या 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 बातें चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 250-300 करोड़ रुपए मजाक है क्या? मजाक कुछ नहीं। बट पॉइंट ये है कि लेवरेजिंग के कुछ नुकसान भी है। अगर ये उल्टा पड़ जाता तो, लिस्टिंग गेन अगर आपको पॉजिटिव नहीं मिलता, तो ये आपने लोन लिया और लिस्टिंग गेन मिला ही नहीं, उल्टा आप कहते हो कि जो आईपीओ है वहां पर जब खुला तो लोगों का नुकसान हो गया। अगर नुकसान हो गया, मान लेते 100 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उस आदमी की इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो 100 करोड़ का नुकसान भी झेल पाए। जब आपको आइडिया पे कन्विक्शन है तो बहुत अच्छा रहता है लेवरेजिंग। पर कभी कभी क्या होता है कि जहां पर लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है वहां पर बंदा लोन लेने से ना बहुत घबराता है। उसे समझ आता है यार ये लोन रिस्की भी हो सकता है मेरे लिए, अगर ये बैकफायर कर गया तो शायद ये लॉस जो है वो बहुत बड़ा भी होगा और शायद मैं इसे बेयर भी ना कर पाऊं। फिर आती है एक तीसरी सबसे स्मार्ट मूव, जो आज की डेट में आप शार्क टैंक पर देख रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट लेना। जब हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। आपको ये पता लगता है, मैं जहां रहता हूँ, आप जहां पे रहते हैं, या राहुल जहां पे रहता है, तो राहुल के बगल वाला जो घर है वो फैमिली डिस्प्यूट की वजह से सिर्फ 1 करोड़ का बिक रहा है। 1 करोड़ का एक घर बिक रहा है, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गई, वो घर बेच रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं।
1 करोड़ रुपए का एक लैंड आपको मिल रहा है, एक घर मिल रहा है। चलिए, अब वो रियल एस्टेट की जो वैल्यू है आपको पता है वो तो 2 करोड़ है। राहुल ने कुछ टाइम पहले उसके फादर ने पता किया था, उसे राहुल को पता लगा कि जो उनके घर की वैल्यू है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ में उनका घर बिक सकता है एग्जांपल के लिए। पर बगल वाला ही घर, बिल्कुल साथ वाले घर, सेम साइज सेम लोकेलिटी, वो फैमिली डिस्प्यूट की वजह से 1 करोड़ का बिक रहा है। अब अगर राहुल के पास अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पैसा हो तो राहुल को ये पता है कि यार ये 1 करोड़ का खरीद के इसे कल को 2 करोड़ या आसपास की वैल्यू में बेचा जा सकता है। तो कितने का फायदा है? 1 करोड़ का फायदा है। बट अगर राहुल के पास पैसे होंगे तभी तो वो ये कर पाएगा। अब राहुल की अगर प्रोफाइल, अब राहुल तो 18 साल का लड़का है तो उसे तो कोई लोन देगा ही नहीं, क्योंकि अभी कोई सिविल स्कोर नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसकी इनकम नहीं है, तो लोन नहीं मिलेगा। और लोन नहीं मिलेगा तो दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है राहुल के पास कि अगर राहुल कहीं से इन्वेस्टमेंट ले आए, अगर उसे राइट इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। ये एक आइडिया है। इस तरीके से अगर राहुल को एक इन्वेस्टर मिल जाए, मैंने बोला था कि राहुल ऐसे सर्कल में जाना शुरू कर दिया राहुल ने जहां पे उसके आसपास अमीर लोग हैं। अब अमीर लोगों के पास पैसा है और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और राहुल कहता है कि यार एक ऐसी डील है मार्केट में जो 50% वैल्यूएशन मिलती है। जनरली 50% पे नहीं मिलती है चीजें, मतलब एक सिनेरियो है। ये हो सकता है 1.5 करोड़ की चीज 1 करोड़ में मिल रही है, इतना हो सकता है, बट जनरली 50% पे रियल एस्टेट बहुत कम आती है, बट आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो 1000 में से आप कह सकते हो 5-10 डील ऐसी हो भी सकती है जिसमें 50% की आपको सीधा सीधा एप्रिसिएशन मिल जाए, अगर आपको वो डील मिल जाती है तो। बेसिकली ये कब हो जाता है, ये 50% वाली डील जब मार्केट में आपको मिलेंगी ना, ये जो बैंक की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती है, जो लोग बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो अभी हम लोन की बात कर रहे थे इससे पहले, अब किसी ने लोन ले लिया बट वो चुका नहीं पा रहा, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूट में जाती है और फिर वो ऑक्शन पे जाती है। तो ऑनलाइन ऑक्शंस होते हैं, अगर आपको ऑक्शन में प्रॉपर्टी मिल जाती है तो जनरली अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल गई ऑक्शन में, तो ऐसा कई बार होता है कि आपको 50% या 40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, और अगर आपकी नाम हो जाती है उसके बाद आप बेचते हो तो डेफिनेटली आपको फायदे हो सकते हैं। बट रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये लोकेलिटी टू लोकेलिटी वेरी करता है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। सो ये एक आइडिया था। अब अगर राहुल ने किसी को पिच किया कि ऐसा है जी, एक ऐसी डील है, मैं आपको बता सकता हूँ, 1 करोड़ की चीज है और वो 2 करोड़ की वैल्यू रखती है, तो सीधा सीधा 1 करोड़ का प्रॉफिट है और हम अगले 3 से 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब राहुल कहता है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, मैं आपको डील बताऊंगा, आपकी मीटिंग कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, बट प्रॉफिट का 10% मैं लूंगा। फेयर डील, 10% मैं लूंगा। 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपए। आपको लग रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बट मैं ना आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा मार्केट में होता है। रियल एस्टेट मार्केट में ना जो डीलर्स होते हैं, बेसिकली उन्हें पता होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड प्राइस में आई हुई है। वो इन्वेस्टर को इस तरीके से कन्विंस करके इन्वेस्टमेंट करवा भी देते हैं। और ये 10% मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिखा है, इससे बड़े बड़े अमाउंट्स में भी बातें हो जाती है, बिकॉज इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड बिजनेस। सो जो बिजनेस है वो 1-to-1 रिलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करता है, तो जिसके जो रिलेशन है उसके ऊपर मैटर करता है। राहुल कैन एक्चुअली अर्न 10 लाख रुपीज दिस वे। अब इसमें क्या हुआ, राहुल ने एक बिजनेस पार्टनर बनाया। मान लेते हैं राहुल के पास आधा ही पैसा था, राहुल के पास 1 करोड़ नहीं था, 50 लाख था, उसे 50 लाख की जरूरत है, और उसने किसी को कन्विंस किया कि वो भी 50 लाख रुपीज राहुल के साथ इन्वेस्ट कर दे। आपको पता ना, एक प्रॉपर्टी को एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मिलकर भी खरीद सकते हैं। सो जो ओनर होगा, जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो 3 ओनर हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, उसमें लिखा जाएगा किसका कितने % शेयर है। सो एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स भी हो सकते हैं, तो राहुल को ये चीज भी पता है, और इस तरीके से राहुल ने किसी को पार्टनर बनाया। बट इसमें फायदा क्या हुआ, अभी अगर राहुल के पास सिर्फ 50 लाख थे तो वो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता था, तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता था। पर किसी को 50% पार्टनरशिप देने के बाद व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दोनों को अपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे 100% की रिटर्न मिली। दिस इज समथिंग, दिस इज द पावर ऑफ लेवरेजिंग। अब इसके ऊपर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बारे में सुना होगा, मैंने आपको बोला था कि ऐसे लोगों के सर्कल में जाओ जो लोग अमीर है। तो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल अग्रवाल जी। इन्हें मेटल किंग भी कहते हैं, बिलियनर आदमी, आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर भी आपको वेदांता का मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एक बार इनकी मुलाकात हुई धीरूभाई अंबानी जी से। अब जब धीरूभाई अंबानी के सर्कल में आए तो उस टाइम पर इन्होंने माइनिंग बिजनेस शुरू करना था। माइनिंग बिजनेस के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो अनिल अग्रवाल जी को तकरीबन 50 लाख रुपए की जरूरत थी उस टाइम पे। धीरूभाई अंबानी जी ने पैसे नहीं दिए। यही समझने की जरूरत है आपको। आपको क्या लगता है कि आपको अमीर लोग मिलेंगे और वही पैसा दे देंगे, जरूरी नहीं कि वही पैसा दें। पर धीरूभाई अंबानी ने क्या बोला अनिल अग्रवाल जी को, उनका आइडिया सुना, उन्हें लगा पोटेंशियल, उन्होंने कहा कि शाम को ना पार्टी में आ जाओ। तो धीरूभाई अंबानी ने अग्रवाल साहब को इन्वाइट कर लिया पार्टी में। अब पार्टी में अंबानी साहब ने अपने बैंकर से मिलवाया अग्रवाल साहब को, और बैंकर को समझ आ गई बात, धीरूभाई अंबानी जी की रेपुटेशन भी थी, और यहां पर अग्रवाल साहब को 50 लाख का लोन मिल गया। ये फायदा होता है कनेक्शंस बिल्ड करने का लाइफ में। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, डेफिनेटली आपके पास कुछ पैसा होगा जो आप कमाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई, और उसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है या किसी को पार्टनर बनाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपको माइंड से निकालना पड़ेगा। अब
क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में हमेशा से बताया जाता है लोन मत लो। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सो मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करी जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन खत्म ही हुआ था, मार्केट में रियल एस्टेट में थोड़ी सी शांति थी। उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि सिर्फ 5 करोड़ की मिल रही है, बट उसकी लोकेशन A1 है, 5 स्टार लोकेशन एकदम, और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी आज की ही डेट में तकरीबन 6, 6.5, 7 करोड़ की वैल्यू रखती है। मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए इस पे ऊपर आज ही मिल सकता है अगर इसे कोई खरीद ले तो। अब आप कहोगे ऐसी चीज जो 1.5 या 2 करोड़ महंगी बिक सकती है तो 5 में क्यों मिल रही है? होता क्या है, रियल एस्टेट के अंदर ना इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है जैसे शेयर मार्केट में होती है। आपको रिलायंस का या टाटा मोटर्स का शेयर बेचना है तो आप बस अपना सौदा लगाते हो और लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। तो बायर जरूरी नहीं कि एकदम से आ जाए, हो सकता है 1 महीने में मिले, हो सकता है 1 साल में मिले, हो सकता है 1 हफ्ते में मिले। तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में बायर मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज आती है, किसी को पैसे की जरूरत है, 5 करोड़ की चीज मिल रही है। अब उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने क्या किया, उसके पास 3 करोड़ रुपए थे, उसने 2 करोड़ का लोन अप्लाई किया। अब कमाल की बात, उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी और उसके ऑलरेडी लोन चल रहे थे, तो बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। अब बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया। देखो, बैंक हमेशा लोन तब देने के लिए रेडी होता है जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। जब आपको एक्शन में जरूरत होती है ना, तो बैंक लोन नहीं देता। कई लोगों के साथ ऐसा, अगर आपको लगा हो आपका ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके बताइएगा। सो बैंक इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू द लोन व्हेन यू डू नॉट नीड इट। सो उसका लोन रिजेक्ट हो गया भाई। अब उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी थी। पहली अपॉर्चुनिटी, वो किसी से इन्वेस्टमेंट ले और पार्टनर बनाए, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, बट उसने ये नहीं किया। उसने कहा यार मेरा इस बैंक से लोन रिजेक्ट हो गया, मैं थोड़े हायर इंटरेस्ट रेट पे किसी और बैंक से अप्लाई करता हूं। अब हायर, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हो, मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो, मतलब महंगा लोन उठा रहे हो मार्केट से, तो आपको लोन मिलने के चांसेस हो जाएंगे ज्यादा। तो उसे 2 करोड़ का लोन मिल गया दूसरे बैंक से, थोड़े ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बेसिकली क्या होता है, एनबीएफसीज भी फाइनेंस कर देती है, बट वो बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करती है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब उसने कहा ज्यादा छोड़ो, मुझे ये लेना है। अब उसको ना कई सारे लोगों ने मना किया, यार इतना महंगा लोन क्यों ले रहा है, ऐसी भी क्या चीज है, बट उसने कहा नहीं ये चीज नहीं छोड़नी। उसने 5 करोड़ की चीज ले ली, कैसे भी करके चीज ले ली। अब 5 करोड़ रुपए की सिर्फ चीज नहीं पड़ती। जब आप कोई रियल एस्टेट खरीदते हो तो आपको 5 से 7%, 5% मतलब अगर आप फीमेल के नाम पे ले रहे हो, 7% अपने नाम पे कंपनी के नाम पे ले रहे हो, तो 7% तक की स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। तो उसने वो भी पे करा और व्हाटएवर ही डिड, ब्रोकर को भी पैसे दिए, तो उसका काफी खर्चा हुआ। काफी खर्चे के बाद मैं कहता हूँ 5.5 करोड़ की भी उसे प्रॉपर्टी पड़ी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 5.5 करोड़ रुपए उसका लग गया। आपको 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ गई सर, ठीक है, उसने खरीद ली। आज उसने वो प्रॉपर्टी बेची नहीं है, वो रिकवर कर गया। वो आज भी, मुझे भी एग्जैक्टली मैं जानता हूँ उस फ्रेंड को, तो आज भी ईएमआई दे रहा है। ऑल्दो उसने क्या किया, पहले लोन महंगा लिया था, उस टाइम पे उसे दूसरे बैंक नहीं दे रहे थे, बट कुछ टाइम में उसने ना अपना लोन ट्रांसफर करा लिया उस बैंक में जो मतलब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था। तो लोन का इंटरेस्ट सस्ता करा लिया, पर आज उसकी प्रॉपर्टी 5.5 करोड़ की नहीं, 13 करोड़ की हो गई। और अगर आज वो 13 करोड़ का बेचना चाहे तो आराम से उसकी 13 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक जाएगी। कितने टाइम ड्यूरेशन में, 2.5 साल, 2-2.5-3 साल जो भी हुआ है। मैं 3 साल का भी अगर एक एस्टिमेशन ले लूं, 3 साल के अंदर उसका 5 करोड़ डबल से ऊपर हो गया। अब आप समझो मेरी बात को, बैंक का लोन अगर उसने दे भी दिया, भाई 2 की जगह 2.5 करोड़ भी बैंक को दे दिए, तो अगर आप 13 करोड़ में से 2.5 करोड़ माइनस करोगे तो आपके साथ सामने 10.5 करोड़ बचता है। उसमें से उसका 3 हटा दो तो 7.5 CR का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है ना, दिस इज कैपिटल गेन। कैपिटल के ऊपर पैसा बढ़ गया। आपको समझना पड़ेगा कि इनकम बेसिकली आपको 2 तरीके की आएगी। एक आपको आती है कैपिटल गेन। मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ना कैपिटल गेन्स नहीं समझाए जाते। जो अमीर लोग अमीर बनते हैं ना, वो इस तरीके से जंप ले लेते हैं। आप समझो 7.5 करोड़ एक आम आदमी को कमाने में उसकी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आम आदमी के पास सेविंग में 2-3 करोड़ रुपए नहीं होते, अरे होते हैं यार। बैंक के एम्प्लॉइज की अगर आप बात करोगे ना, वो भी कंपाउंड कर करके, एसआईपी कर करके, म्यूचुअल फंड कर करके, अपने बोनस लाइफ टाइम जोड़ जोड़ के 2-3-4-5 करोड़ रुपए की सेविंग कर लेते हैं, बट उनसे रिस्क नहीं लिया जाता, उनसे फिर और रिस्क नहीं लिया जाता। बट जो आदमी अमीर बन रहा है ना, वो लगातार अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अब आप सोचो 7.5 करोड़ कमाने में, मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, मैंने आपको सबसे पहले बताया था 3 चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये कमाने में जिंदगी निकल जाती, एक आम आदमी की जिंदगी निकल जाती पैसा कमाने में, फिर वो इन्वेस्ट करता। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने कमाए, जॉब्स करी, धीरे 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 करके पैसा जोड़ा, बोनस जोड़ा, सब कुछ जोड़ा, कहीं से भी पैसा जोड़ते चले गए, कंपाउंड हुआ पैसा और एक कई करोड़ का कॉर्पस उनका बन गया। पर उसके बाद क्या, उसके बाद वो रिस्क नहीं लेना चाहते उस पैसे के ऊपर। दूसरी चीज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लोन का दिया, और तीसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, बट यू हैव टू मेक योर माइंड। अब अगर आप एलॉन मस्क के बारे में समझोगे, देखो आज की डेट में एलॉन मस्क सैलरी नहीं लेते, बड़े फेमस है कि सैलरी लेते, टैक्सेस बचाते हैं। होता क्या है, जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास टैक्सेस देते हुए रह जाती है। ऐसा नहीं, मैं भी बहुत टैक्सेस देता हूँ। मैं अपनी वाइफ को ही बता रहा था, तो हुआ क्या, मेरी वाइफ एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रही थी अपने लिए, तो कहती है इस पे ना बड़े ऑफर्स आते हैं। मैंने कर लिया अप्लाई, तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रही थी, तो उसमें ना उसने आईटीआर डालनी थी, एनुअल आईटीआर। तो उसने अपनी आईटीआर डाली, करी, ये ले नहीं रहा, ये रेड दिखा रहा है, मतलब एरर दिखा रहा है।
मैंने कहा क्यों हो गया ऐसा? कह रही लिखा हुआ आ रहा है कि 6 लाख से लेके 1 करोड़ तक की आईटीआर डाले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ज्यादातर लोगों के पास मतलब जो आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न वो इतनी बड़ी नहीं होती है, तो बैंक ने भी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर कर दिया कि भैया जो अप्लाई करेगा इससे ऊपर वाली जो आईटीआर है वो ऐसे ऑनलाइन आगे अप्लाई नहीं करने वाले, वो बैंक के किसी रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू अप्लाई करेंगे। सो ये वाइफ की बात मैंने आपको क्यों बताई? पॉइंट इज दिस, जो टैक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है समझना। इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं टैक्स। तो हम इलॉन मस्क की बात कर रहे थे कि वो टैक्स कैसे बचाते हैं। जब हम सैलरी लेते हैं तो सैलरी पे ना आप टैक्स नहीं बचा सकते, आप कुछ कर लो। मतलब जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है वो वसूलती है सैलरीड लोगों से, क्योंकि सैलरी में क्या होता है, जब आप सैलरी अर्न करते हो, अब आप 10, 20, 30 हजार की बात मत करना, बट मान लो आप 1 लाख 2 लाख या कुछ बड़ी सैलरी अर्न करते हो, आप समझ ही नहीं रहे, आप साल में 5 महीने सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहे हो। इंडिया में टैक्सेस ऑलमोस्ट 40% या 40% से प्लस ही चल जाते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो 40% टैक्स है यार, साल में 12 महीने, 5 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हो अगर आप अच्छा कमा रहे हो सैलरी के थ्रू। बट थोड़ा सा बिजनेसमैन टैक्स को प्लान कर लेते हैं। एग्जांपल मैं इलॉन मस्क का आपको दे रहा था, तो वो क्या करते हैं, सैलरी लेते हैं, क्योंकि वो सैलरी लेंगे, जैसे ही कंपनी अकाउंट से टेस्ला से उन्होंने सैलरी ली तो यूएस गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि मुझे टैक्स दो, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी सैलरी ले लेना। मुकेश अंबानी जी भी शायद सैलरी नहीं लेते। तो ये लोग बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं, ये अलग अलग तरीके से पैसा लेते हैं। पैसा तो लेते ही हैं, ये शेयर्स के थ्रू पैसा ले लेते हैं। वो कहते हैं जी मैं कंपनी से सैलरी ले रहा, कंपनी से शेयर्स ले रहा हूँ। और एलॉन मस्क क्या करते हैं, वो शेयर्स को गिरवी रख देते हैं। जब वो गिरवी रख देते हैं तो बैंक से लोन ले लेते हैं। अब जब लोन का कोई पैसा आता है, मान लो आपने मुझे लोन दिया, अगर आपने मुझे 1 करोड़ का लोन दे दिया और मैंने अपनी बुक्स में दिखाया ये लोन है, तो 1 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं देना। ये 1 करोड़ आपका है, मुझे आपको वापस करना है, वो एक अलग बात है। उसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है ना, कुछ ईएमआई बन सकती है, वो एक अलग बात है। बट अभी 1 करोड़ पे टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपने मुझे ये दिखा दिया, आपने मुझे सैलरी दी है, तो सरकार सबसे पहले बोलेगी टैक्स दो। सिमिलरली मुकेश अंबानी जी डिविडेंड्स ले लेते हैं। अब डिविडेंड्स में क्या होता है, डिविडेंड्स की कैलकुलेशन अलग है टैक्सेशन की। सो दे ट्राई टू सेव टैक्सेस समहाउ। अब टैक्स की हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी राहुल ने यार इतने पैसे शायद अभी तक, तो अभी वो सुन ही रहा है, अभी वो मुझे सुन रहा है, तो टैक्सेस की बात तक वो नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी 18 साल से होता है, आज ग्रो करते करते वो 19, 20, 21, 22 साल का हो गया हो। बट टैक्सेस समझना जरूरी है। जैसे जैसे कोई आदमी पैसे कमाएगा उसे समझ आएगा कि टैक्सेस समझना कितने ज्यादा जरूरी है। और एक बिजनेसमैन को ये चीजें सबसे ज्यादा समझ आई जाती है, क्योंकि बिजनेस करते करते बिजनेस की समझ सबसे ज्यादा बढ़ती है। सो आज इस कंसेप्ट में, इस स्टेप के अंदर आपने ये समझा कि राहुल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में ग्रो करने की, तो उसे ये समझना है कि भाई अमीर बनने के 3 रास्ते हैं। एक जो दुनिया उसे बताएगी कि पैसे जोड़ो और इन्वेस्ट कर, तो ये तो सभी बता रहे हैं, इसमें क्या नया है। बट लोन लेके भी अमीर बना जा सकता है, अगर वो लोन आपके शौक मौज के लिए नहीं है, वो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब अगर आप सिर्फ गाड़ी के लिए लोन ले रहे हो, मुझे गाड़ी दिखानी है, एग्जांपल के लिए मैं एक लड़के को जानता हूँ, 15,000 रुपए कमाता है और अभी आईफोन 15 प्रो आया है। वो कह रहा है जी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं क्रेडिट कार्ड से आईफोन 15 प्रो निकलवाऊंगा। एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, 5,000 का सर कैशबैक मिलेगा और उसके बाद मैं ईएमआई करा लूंगा, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा, मैं 15,000 कमा रहा हूँ, कल को मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो आप समझ रहे हो उसका क्या होने वाला है, ही इज नेवर गोइंग टू बी रिच। सिमिलरली देयर इज अनदर कंसेप्ट। एक है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक है आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हो। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ये फंडिंग्स लेती रहती हैं, लोन लेती रहती है, चलता रहता है प्रोसेस, है ना। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो राहुल अगर कल को अपनी कोई कंपनी बनाए, तो एक चीज बस ध्यान रखनी है, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस करी थी, आपको ना एटीट्यूड क्या लेकर आना है। बस लास्ट में बस एटीट्यूड की बात करूंगा। आपको एटीट्यूड ये वाला लेकर आना है, जब मैंने बात करी थी ना कि मैं आपका फायदा करा सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो बिजनेसमैन है, तो उसके पास ना लोग आते रहते हैं और बड़ा पॉपुलर है वो, तो उसके पास ना फंडिंग मांगने भी काफी लोग आते रहते हैं, अपने स्टार्टअप्स पिच करते हैं और अपने कंसेप्ट बताते हैं। तो मैं बैठा हुआ था उसके ऑफिस में, तो एक लड़का आया, उसके साथ एक और फ्रेंड था, उसका को-फाउंडर था, और उसने पिच किया वहाँ पे अपना आइडिया। मुझे आइडिया वगैरह तो सब सही लगा, बट मेरे फ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, कहता आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट। तो उसने कहा मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और उसे भेज दिया वापस। तो मैंने कहा इनका अच्छा तो लग रहा है बिजनेस, ठीक ठाक कर भी रहे हैं, तो तूने मना क्यों किया? तो कहता मैंने मना इसलिए किया कि ये लड़का ना बहुत नीडी लग रहा था, ये लड़का बहुत नीडी लग रहा था, मुझे कमा के नहीं देने आया, ये खुद जरूरत में है, इससे ना कंपनी के खर्चे नहीं संभाले जा रहे, इसने एम्प्लॉयज हायर कर लिए हैं, डेवलपर हायर कर लिए, सैलरीज नहीं निकल रही है इसकी, और इसने पहले भी जो पैसे उठाए हैं उनको भी कुछ कमा के नहीं दिया, मेरे से भी ले लेगा, मेरे भी पैसे डूब जाएंगे। मतलब इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा क्या पड़ी है कि मुझे कमा के देगा नहीं देगा, उसे ये नहीं पड़ी। आप क्या सोचते हो कि मेरे पास आइडिया बहुत बढ़िया, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देगा? अरे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट तभी करना है जब उसे दिख रहा है मेरा पैसा ग्रो के वापस आएगा। जब मैंने एग्जांपल आपके सामने दिए थे कि भाई आपको कोई डील मिलती है जो 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ की बिक सकती है, या एक चीज जिसके अंदर सामने वाले को प्रॉफिट दिख रहा है, यार 100% का प्रॉफिट है, तो पैसा लगाने के लिए दुनिया रेडी है, क्योंकि आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, प्रॉफिट दिखा रहे हो। बट लोग क्या दिखाते हैं? डेस्परेशन दिखाते हैं, हमें पैसा दो, हमें जरूरत है। भाई पैसे के पीछे भागोगे, लड़की के पीछे भागोगे, दोनों नहीं मिलेगी। डेस्परेट कहते हैं ना, वो डेस्परेशन में कुछ नहीं मिलता, डेस्परेट आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप डेस्परेशन दिखाओगे नहीं मिलेगा, बट अगर आप अट्रैक्ट करोगे तो दोनों ही आपके पास आएंगे, पैसा भी आएगा, लड़कियां भी आएंगी। तो लड़कियों की बात नहीं करते यार, ये चैनल ठीक नहीं है उसके लिए बात करने के लिए, यू नीड टू अट्रैक्ट यार। और इट इज ऑल्सो फॉर, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, लड़कों के लिए भी बात है।
तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दिखानी है कि तेरा फायदा है ना। आपको किसी लड़की से प्यार है, आपको लगता है यार वो बड़ी सुंदर है, वो मुझे अपना टाइम दे रही है, आप उसे अपना टाइम दे रहे हो, आप ये तो सोच ही नहीं रहे, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। सामने वाला एक रिलेशनशिप में तब आएगा जब आपको भी कुछ मिल रहा है, सामने वाले को भी कुछ मिल रहा है। सिमिलरली कोई बिजनेस डील में भी तभी आएगा जब सामने वाले को भी कुछ मिल रहा है और आपको भी कुछ मिल रहा है, पर आपको डेस्परेशन नहीं दिखानी। देखो एक दिन में क्लियर नहीं हो सकता है, पर इसके ऊपर हम आने वाले एपिसोड में बात करने वाले हैं। एंड अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, अभी तो 30 दिन की जर्नी बाकी है, तो काफी कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि राहुल के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। सी आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट द परफेक्ट, मुझे पता है, पर जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे फाइनेंस की है, बिजनेस की है, या मुझे लगता है कि पैसे के बारे में ये चीजें राहुल को पता होनी चाहिए, या मेरे यंगर सेल्फ को पता होनी चाहिए, मेरे छोटे भाई को पता होनी चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। एंड आई होप आप लोगों को इस सीरीज में मजा आ रहा होगा, आपको सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूबल लग रही है, इसे शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। आपका अगर फैमिली ग्रुप बना हुआ है तो उसमें शेयर कीजिए, आपका फ्रेंड्स सर्कल का ग्रुप बना हुआ है, स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आप प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।